हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी एडिक्टेड एकेडमी। माय नेम इज उमेश। और इस वीडियो में जो है हम यूरोपियन यूनियन के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूरोपियन यूनियन के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और मेंस पर्सपेक्टिव से जो इंडिया ईयू रिलेशनशिप है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। और रिसेंटली यूरोपियन यूनियन काफी ज्यादा न्यूज में था, क्योंकि इंडिया और ईयू की रिसेंटली 8 मई 2021 को वर्चुअल समिट भी हुई थी। और देखिए, यूरोपियन यूनियन अपने आप में एक अलग एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन रहती है, जिसके अपना अलग से फ्लैग है। फिर यूरो जोन में ये यूरो करेंसी यूज करते हैं, और इनके अलग से डेलीगेट्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ये डिफरेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में सच एज यूएन डब्ल्यूटीओ में यूरोपियन यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। सो लेट अस बिगिन। तो देखिए, द हिंदुस्तान टाइम्स का आप न्यूज आर्टिकल देख सकते हैं। पीएम मोदी एंड पोर्टुगीज काउंटर पार्ट अंडरलाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया ईयू समिट। फिर डीएनए ने भी इंडिया ईयू समिट को कवर किया। पीएम मोदी ने आस्क किया लीडर्स टू सपोर्ट वैक्सीन पेटेंट वेवियर। और ईयू ने सॉलिडेरिटी रहती है इंडिया के प्रति, जो फाइट है इंडिया की फाइट है अगेंस्ट कोविड-19, उसके प्रति एक सॉलिडेरिटी अपनी एक्सटेंड की। यहाँ तक कि इसको डिप्लोमेट ने भी कवर किया, व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दी वर्चुअल ईयू इंडिया लीडर्स मीटिंग। फिर देखिए, द हिंदू ने भी इसको काफी अच्छे से कवर किया। ईयू इंडिया रीलॉन्च एफटीए टॉक्स साइन कनेक्टिविटी पार्टनरशिप। तो पूरी की पूरी इसमें जो समिट है उसमें क्या क्या उसके बारे में बताया गया। ये हम वीडियो के एंड में इंडिया ईयू रिलेशनशिप में इसको डिस्कस करेंगे। जो आपको मेन प्रिलिमिनरी पॉइंट्स ऑफ व्यू से आपने ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है कि बीटीआईए, दैट इज बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, इस नाम को याद रख लेना। ये इंडिया ईयू के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशन चली हुई है, उसको बोला जाता है बीटीआईए, दैट इज बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। और एक और टर्म रहती है, दैट इज सीएआई, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये एफटीए नेगोशिएशन रहती है बिटवीन चाइना एंड ईयू। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज यूरोपियन यूनियन। तो देखिए, यूरोपियन यूनियन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है ऑफ 27 मेंबर स्टेट। पहले इसमें 28 मेंबर स्टेट थे, लेकिन 2020 में आपके यूनाइटेड किंगडम ने यूके ने इसको लीव कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ इसमें 27 कंट्रीज ही लेफ्ट रह गई हैं। तो ये एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन है 27 कंट्रीज का, जो कि प्राइमरली आपको यूरोप में प्राइमरली यूरोप में आपको ये देखने को मिलेंगे। और इनके मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, उनका कंबाइंड एरिया रहता है, इट इज 42,33,253.3 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर आप इंडिया के एरिया की अगर बात करें, तो इंडिया का एरिया 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास रहता है। और एस्टिमेटेड अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें, तो 447 मिलियन रहता है, और 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, दैट इज ये 44.7 करोड़ के आसपास इनकी पॉपुलेशन रहती है। और इंडिया की इनसे 3 गुना ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, लगभग 130 करोड़ के आसपास। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है यूरोपियन यूनियन के बारे में। यूरोपियन यूनियन देखिए 27 कंट्रीज की एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है। तो इसके कौन कौन से मेंबर्स हैं और कैसे आपने उनको मेमोराइज करना है। देखिए, किसी भी संगठन के मेंबर्स को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका होता है मैप वाइज उनको मेमोराइज करना, और साथ में उन कंट्रीज को भी जरूर मेमोराइज कर लेना जो उसके मेंबर नहीं होते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन के सामने आप यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं वो ब्लूइश में मार्क की हुई है। ये यूरोपियन यूनियन की मेंबर्स हैं। तो फर्स्ट वन इज आयरलैंड। आयरलैंड की कैपिटल आपको डब्लिन देखने को मिलेगी। उसके बाद पोर्तुगल, जिसकी कैपिटल लिस्बन। फिर स्पेन, कैपिटल मैड्रिड। उसके बाद फ्रांस, कैपिटल पेरिस। बेल्जियम, कैपिटल ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स में आपको ईयू के हेडक्वार्टर्स देखने को मिलेंगे। नीदरलैंड्स, कैपिटल एम्स्टर्डम। फिर डेनमार्क, कैपिटल कोपेनहेगन। उसके बाद स्वीडन, कैपिटल स्टॉकहोल्म। फिनलैंड, कैपिटल हेलसिंकी। इस्टोनिया, कैपिटल तालिन। लाटविया, कैपिटल रीगा। लिथुनिया की कैपिटल विलिनियस देखने को मिलेगी। फिर पोलैंड, कैपिटल वार्साओ। फिर रोमानिया हो गया, बुल्गारिया। ग्रीस कैपिटल एथेंस आपको देखने को मिलेगी। फिर साइप्रस, मेडिटेरेनियन सी में कंट्री आपको देखने को मिलेगी। फिर देन आफ्टर माल्टा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इसका मेंबर। फिर इटली, फिर स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, क्रेज रिपब्लिक, हंगरी, स्लोवेकिया, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। तो ये 27 मेंबर स्टेट्स इसके आपको देखने को मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आइलैंड 1, नॉर्वे 2, स्विट्जरलैंड 3, और फोर्थ कंट्री आपको स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यहाँ बॉर्डर पे देखने को मिलेगी, लिटेनस्टाइन। तो ये 4 कंट्रीज है, ये यूरोपियन फ्री ट्रेड एरिया रहता है, यूरोप फ्री ट्रेड एरिया एसोसिएशन रहती है, उसके मेंबर रहती है। ये यूरोपियन यूनियन की मेंबर नहीं है। उसी प्रकार बेलारूस हो गया, यूक्रेन हो गया, मोल्डोवा हो गया, टर्की हो गया, रशिया हो गया, नॉर्वे हो गया, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, आइसलैंड हो गया, अल्बेनिया हो गया, मोंटेग्यूरो हो गया, बोस्निया और हर्जेगोविना हो गया, सर्बिया हो गया, ये आपकी यूरोपियन यूनियन की मेंबर नहीं है।
यूरोपियन यूनियन की कंट्रीजों के बाद मैप में लोकेट कर लेते हैं। तो दिस इज अवर वर्ल्ड मैप और दिस इज अवर लविंग इंडिया। तो यहाँ से जब हम वेस्ट की तरफ जाएंगे यूरोप कॉन्टिनेंट की तरफ, तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरा का पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट आपको देखने को मिलेगा। तो जो मेंबर आपको देखने को मिलेगी दैट इज आयरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, जर्मनी, डेनमार्क। नॉर्वे मेंबर नहीं है, स्वीडन, फिनलैंड, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। फिर बेलारूस और यूक्रेन मेंबर नहीं है, मोल्डोवा मेंबर नहीं है, पोलैंड, स्लोवेकिया, हंगरी, रोमानिया मेंबर है, सर्बिया मेंबर नहीं है, बुल्गारिया मेंबर है, ग्रीस मेंबर है आपका। फिर क्रोएटिया हो गया, फिर यहाँ पर स्लोवेनिया आपको देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रिया हो गया, क्रेज रिपब्लिक हो गया, जर्मनी हो गया और इटली हो गया। और यहाँ पर आपको नीचे माल्टा और साइप्रस, ये जो है आपको जो है मेंबर देखने को मिलेंगे यूरोपियन यूनियन के। यूके जो है, यूके ने रिसेंटली जो है यूरोपियन यूनियन से जो विड्रॉ कर लिया। और जब यहाँ मैप देखें तो आपको समझिए फ्रांस और यूके के बीच में यहाँ पर आपको स्टेट ऑफ डोवर देखने को मिलेगी और इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को जो है स्टेट ऑफ डोवर जो आपकी कनेक्ट करती है। उसी प्रकार नीचे जो है आपको जो है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो है यहाँ पर स्पेन के नीचे देखने को मिलेगी, जो कि आपकी मेडिटेरेनियन सी को जो है अटलांटिक ओशन के साथ जो है यहाँ पर जो है कनेक्ट करेगी। अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी के साथ जो है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, और ये मोरक्को और स्पेन के बीच में आपको जो देखने को मिलेगी। तो इस तरह थोड़ा सा मैप का जो आपको जो है नॉलेज होना चाहिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ रहती है, जो कि यूरोपियन यूनियन के बीच में जो कंट्रीज हैं, स्विट्जरलैंड हो गई, लिटेंस्टीन हो गई। यहाँ पर अगर स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में आप देखें तो लिटेंस्टीन जो है, लिटेंस्टीन जो कंट्री रहती है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद फ्रांस और स्पेन के बीच में एंडोरा देखने को मिलेगी, ये भी यूरोपियन यूनियन के मेंबर जो है नहीं है। इस तरह से इटली में दो कंट्री है, सैन मेरिनो और वेटिकन सिटी, ये भी यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं है। मोनाको हो गई, ये भी यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स नहीं है। देखिए ईयू की जो भी पॉलिसीज रहती हैं उनका मेन जो लक्ष्य रहता है ये रहता है कि इंश्योर करना, पक्का कर देना फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि इस तरह से पॉलिसीज बनाना ताकि फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड और सर्विसेज जो है इन 27 कंट्रीज में जो है इजिली जो है हो सके। तो यूरोपियन यूनियन का बेसिकली जो मेन जो ये जो यूनियन है इसमें मेन जो इनका जो मोटिव है, मेन जो एम जो रहता है यहाँ पर जो आपको जो है फ्री मूवमेंट ऑफ गुड, सर्विसेज, पीपल और खास तौर पर कैपिटल, जो जिसको कैपिटल जनरली हम जो एसेट या जो इनकम या जो पैसे जो रहते हैं उनसे जो उसको जो बोलते हैं विद इन द इंटरनल मार्केट, जो भी इंटरनल मार्केट है इनमें इन सब पीपल, गुड और सर्विसेज जो है फ्री मूवमेंट उसके ये इनका जो मेन एम रहता है। और ये इस तरह से ये जो कानून बनाते हैं जस्टिस और होम अफेयर्स की फील्ड में, ताकि कॉमन पॉलिसीज जो है ट्रेड, व्यापार में, एग्रीकल्चर में, फिशरीज में और रीजनल डेवलपमेंट मेंटेन हो सके। और मोटो अगर आप देखेंगे यूरोपियन यूनियन का दैट इज यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी, जो है यूरोपियन यूनियन का जो है मोटो में देखने को मिलता है। अगर हम 2020 के डाटा की बात करें तो यूरोपियन यूनियन जो है समहाउ 5.8% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है यूरोपियन यूनियन जो है रहती है। और यूरोपियन यूनियन जो है जनरेट करती है नॉमिनल जीडीपी ऑफ 15.5 ट्रिलियन इन 2019, जो कि वर्ल्ड जीडीपी की जो है 18% जो हमें जो देखने को मिलती है। और ईयू कंट्रीज की बहुत खास बात ये रहती है कि इनका जो है काफी हाई जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रहता है, जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो रिलीज किया जाता है। और यूरोपियन यूनियन को कंबाइंडली जो है नोबेल पीस प्राइज भी जो है यूरोपियन यूनियन को जो है 2012 में जो है मिल चुका है। और देखिए यूरोपियन यूनियन जो है परमानेंट जो है डिप्लोमेटिक मिशन जो है थ्रू आउट दी वर्ल्ड जो मेंटेन करके रखती है। इनके जो आपको जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है यूएन में मिल जाएंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इनके अलग से जो है रिप्रेजेंटेटिव आपको देखने को मिलेंगे। और G7 ग्रुप के बारे में आपने जो सुना होगा, G7 ग्रुप में देखिए 7 कंट्रीज आती हैं, यूके, यूएस, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, देन आफ्टर योर जापान एंड इटली। ये 7 कंट्रीज जो है आपकी जो है G7 ग्रुप का पार्ट है। पहले रशिया भी इसमें था, लेकिन बाद में रशिया ने जो है क्रीमिया को जो है एनेक्स कर लिया, तो रशिया को जो इस ग्रुप से जो एक्सपेल कर दिया गया। प्लस G7 में आपने ध्यान में रखना प्लस यूरोपियन यूनियन, इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन भी जो है G7 की आपकी जो है मेंबर रहती है। उसी प्रकार G20 कंट्रीज की अगर हम बात करें तो G20 कंट्रीज में जो 19 कंट्रीज है, प्लस आपको इसमें जो है 19 कंट्रीज के बाद जो है 20वीं जो है यूरोपियन यूनियन यहाँ पर जो है देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से G7 और G20 का जो पार्ट जो है यूरोपियन यूनियन रहती है। और इसके ग्लोबल इन्फ्लुएंस के कारण जो है यूरोपियन यूनियन को जो है बहुत सारे स्कॉलर्स के द्वारा जो है इमर्जिंग सुपर पावर भी जो डिस्क्राइब किया गया है। अगर हम फॉर्मेशन की अगर इसकी बात करें तो यूरोपियन यूनियन जो है ट्रीटी ऑफ रोम जो हुई 1 जनवरी 1958 उसके द्वारा जो 1958 में जो स्टेब्लिश हुई है। उसके बाद सिंगल यूरोपियन एक्ट जो है 1 जुलाई 1987 को साइन हुआ। उसके बाद ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट जो है, जिसके बाद जो है जो भी 27 जो यूरोपियन मेंबर कंट्रीज है यहाँ पर जो यूरोपियन सिटीजनशिप जो है अलग से हमें देखने को मिलती है नेशनल सिटीजनशिप के साथ साथ। ये जो 1 नवंबर 1993 को जो है साइन हुई। उसका ट्रीटी ऑफ लिस्बन जो है 1 दिसंबर 2009 को
फिर लास्ट जो कंट्री एडमिटेड हुई थी यूरोपियन यूनियन में, इट इज क्रोएटिया इन 1 जुलाई 2013। और लास्ट जो कंट्री जिसने इसे विड्रॉ किया दैट वाज यूके, जिसने 31 जनवरी 2020 को जो है विड्रॉ कर लिया। अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की अगर बात करें यूरोपियन यूनियन के, तो 7 प्रिंसिपल जो है डिसीजन मेकिंग बॉडीज जो आपको यूरोपियन यूनियन में जो देखने को मिलेंगी, इसमें यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन काउंसिल, काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कमीशन, कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन सेंट्रल बैंक एंड यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स। अगर रिलीजन की अगर हम बात करें तो 71.6% जो पॉपुलेशन है यूरोपियन यूनियन की, ये क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करती है। उसके बाद 24% का कोई भी रिलीजन नहीं है, 1.8% इस्लाम को, 2.6% जो अदर, और क्रिश्चियन में भी कैथोलिक 45.3% है, प्रोटेस्टेंट जो है 11.1%, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स 9.6% और अदर क्रिश्चियन जो है आपको 5.6% देखने को मिलेंगे। यूरोपियन यूनियन के अगर हम हेडक्वार्टर्स की बात करें तो ये बेल्जियम कैपिटल ब्रुसेल्स में आपको देखने को मिलेंगे। यहीं पर आपको यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन काउंसिल और काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे। और यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो कि मॉनेटरी जो सिस्टम जो रहता है, जो इनकी मॉनेटरी यूनियन है उसको जो है मेंटेन करता है, उसको जो है बनाता है, ये इसके हेडक्वार्टर आपको जो है फ्रैंकफर्ट जर्मनी में देखने को मिलेंगे। और लग्जमबर्ग सिटी में कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन, जनरल कोर्ट और सेक्रेटरीट जो रहता है यूरोपियन पार्लियामेंट के देखने को मिलेगा आपको। और स्ट्रासबर्ग फ्रांस में जो है यूरोपियन पार्लियामेंट की जो ऑफिशियल सीट आपको जो देखने को मिलेंगी। और यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो है अपनी एक यूरोपियन सिटीजनशिप अलग से जो है एस्टेब्लिश की गई थी बाय दी मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी, जो कि 1993 में जो केम टू फोर्स हुई थी। और ईयू जो है देखिए अपना ओरिजिन जो है ऐसे ट्रेस करती है बाय दी यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी जो है, और यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो कि एस्टेब्लिश हुई थी 1951 और 1957 बाय द ट्रीटी ऑफ रोम। ओरिजिनल मेंबर और जो फाउंडिंग मेंबर जो है यूरोपियन कम्युनिटी के, दैट इज बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स एंड वेस्ट जर्मनी। और आपको पता होना चाहिए कि वेस्ट जर्मनी पहले अलग था और ईस्ट जर्मनी जो अलग था, और इनके बीच में एक बर्लिन वॉल थी। 1990 में जो है ये दोनों कंट्रीज जो आपकी जो है यूनाइट हुई है। तो अगर आपने कोल्ड वार के बारे में पढ़ा होगा तो वेस्टर्न जर्मनी जो है आपका जो है, जो वेस्टर्न जो कैपिटलिस्ट जो डेमोक्रेटिक ब्लॉक था जिसको यूएसए लीड कर रहा था उसका पार्ट था, और ईस्टर्न जर्मनी में जो है कम्युनिस्ट था, सोशलिस्ट ग्रुप का पार्ट था, जिसको जो है यूएसएसआर जो है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो है उसको जो लीड कर रहे थे। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है यूरोपियन यूनियन के बारे में आता है कि यूनाइटेड किंगडम जो है फर्स्ट मेंबर स्टेट जो बन चुका है जिसने जो यूरोपियन यूनियन को जो है छोड़ दिया है ऑन 31 जनवरी 2020। और इससे पहले देखिए 3 टेरिटरीज मेंबर स्टेट्स ने भी जो है लेफ्ट किया था ईयू को, लेकिन वो जो है फुली कंट्रीज नहीं थी, जैसे ग्रीनलैंड हो गया, ग्रीनलैंड जो है आपका डेनमार्क का पार्ट है। तो देखिए जब भी हम यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें जो है यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड जो है एक शेंगन एरिया के बारे में जो है सुनने को मिल जाता है। तो शेंगन एरिया ऐसा एरिया है यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर जहां पर जो है किसी भी प्रकार के पासपोर्ट की जरूरत जो है नहीं मिलती है, और एक जो है वीजा फ्री एक्सेस जो है ट्रेवलर्स को जो है इन कंट्रीज में जो है मिलता है। तो इनमें जो है किसी प्रकार का पासपोर्ट कंट्रोल जो है नहीं रखा गया है, इसको जो अबॉलिश कर दिया गया है विद इन दी शेंगन एरिया। तो देखिए अब शेंगन एरिया को आपने कैसे याद रखना है कि कौन कौन सी कंट्रीज जो शेंगन एरिया में आती है। तो देखिए यूरोपियन यूनियन की 27 कंट्रीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली कि इसमें आती है, उससे आपने जो है बुल्गारिया, क्रोटिया, साइप्रस, रोमानिया और आयरलैंड को जो निकाल देना है। बहुत इंपॉर्टेंट, बुल्गारिया, क्रोटिया, साइप्रस, रोमानिया और आयरलैंड को आपने उससे निकाल देना है। और उसमें जो है जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एरिया की जो 4 जो कंट्रीज है जो मैंने शुरुआत में आपके साथ डिस्कस की, दैट इज नॉर्वे, लिटेनस्टीन, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड, इनको जो इसमें जो आपने जो ऐड कर देना है, तो इससे आपके पास जो है शेंगन एरिया आ जाएगा। तो 26 यूरोपियन कंट्रीज का ये जो है ग्रुप रहता है जो कि शेंगन एरिया में जो इंक्लूड है, जहां पर किसी प्रकार की पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है ट्रैवलिंग के लिए। तो आपने यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं बुल्गारिया, रोमानिया, क्रोटिया, सिप्रस और आयरलैंड, उनको निकाल देना है। और इसमें जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एरिया की जो कंट्रीज हैं नॉर्वे, लिटेनस्टीन, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड, उनको जो इसमें ऐड कर देना है। तो ये जो 26 ये जो यूरोपियन कंट्री है ये जो है शेंगन एरिया का जो आपको जो है पार्ट देखने को आपको मिलेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एज वेल एज अदर स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन। थोड़ा सा और जो है आप जो शेंगन एरिया के बारे में जान लीजिए। तो ये जो शेंगन ये जो एरिया है, ये एरिया कंप्राइज करता है 26 यूरोपियन कंट्रीज को, जिन्होंने जो ऑफिशियली देखिए अबॉलिश कर लिया है ऑल पासपोर्ट एंड अदर टाइप्स ऑफ बॉर्डर कंट्रोल एट देयर म्यूचुअल बॉर्डर्स। और एरिया जो मोस्टली जो है फंक्शन करता है एज सिंगल जुडिक्शन फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल पर्पसेस विद कॉमन वीजा पॉलिसी। और इनकी जो भी जो वीजा पॉलिसी रहती है वो जो है सेम वीजा पॉलिसी जो इनकी जो है देखने को मिलती है, किसी प्रकार के पासपोर्ट की जो है ट्रेवलिंग के लिए नहीं रहती है। और इस एरिया को जो है नेम्ड किया गया था 1985 में जो शेंगन एग्रीमेंट हुई थी, जो कि शेंगन जो कि आपको जो है सिटी देखने को मिलती है लग्जमबर्ग में, वहां पर जो है शेंगन एग्रीमेंट जो 1985 में साइन हुई थी, उसके बाद ये जो शेंगन एरिया जो है 26 यूरोपियन कंट्रीज के बीच में जो स्टेब्लिश हुआ है। तो आप ध्यान रखना, स्विट्जरलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, लिटेनस्टीन हो गया और आयरलैंड हो गया, आई मेक अ पार्टन, स्विट्जरलैंड हो गए, ये जो है 4 कंट्रीज जो रहती हैं दीज आर द पार्ट ऑफ द शेंगन एरिया एज वेल एज
यूरोपियन फ्री ट्रेड एरिया। तो जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एरिया की जो 4 जो कंट्रीज हैं, आइसलैंड होगी, नॉर्वे होगी, लिechtenstein होगी और स्विट्जरलैंड होगी, ये जो है शेंगन एरिया के पार्ट रहेंगी। बुल्गारिया, रोमानिया, क्रोएशिया, आयरलैंड और साइप्रस जो है आपको जो है शेंगन रीजन में देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट आती है आपकी यूरोपियन फ्री ट्रेड एरिया, फ्री ट्रेड एसोसिएशन, EFTA, दैट इज यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एसोसिएशन रहती है यूरोपियन फ्री ट्रेड एरिया की, जो एसोसिएशन है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ये जो है आपकी रीजनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि फ्री ट्रेड एरिया जो है कंसिस्ट करती है 4 यूरोपियन स्टेट्स की। और इसमें आपने ध्यान रखना EFTA जो कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एरिया या यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो रहती है, इसमें 4 कंट्रीज जो है इसका पार्ट रहती है, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। इस कंसेप्ट को आपने जो जरूर याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और ये 4 कंट्री जो आपके जो शेगन रीजन जो रहता है यूरोपियन यूरोप के अंदर, उसके भी ये जो पार्ट रहते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन जो है ये ऑपरेट्स करती है इन पैरेलल विद यूरोपियन यूनियन। और जो भी 4 मेंबर्स जो है इस स्टेट के जो पार्टिसिपेट करते हैं यूरोपियन सिंगल मार्केट, ये जो पार्ट रहते हैं आपके शेगन एरिया में, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स जो कि शेगन एरिया के पार्ट नहीं है, उसमें आप देखना रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस एंड आयरलैंड, ये 5 जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये शेंगन एरिया के पार्ट नहीं है, बाकी सारे के साथ जो शेंगन एरिया के पार्ट है। लेकिन ये बात ध्यान रखना आपने, जो यूरोपियन यूनियन जो रहती है, इनकी जो कस्टम यूनियन जो रहती है यूरोपियन यूनियन की, उसके ये जो है पार्ट नहीं है। अब देखिए यूरोपियन एक जो है सिंगल मार्केट जो है, एक इंटरनल मार्केट और कॉमन मार्केट जो इनकी रहती है, मार्केट असेस जो है ये डिफरेंट कंट्रीज को जो प्रोवाइड करते हैं। तो इनकी जो सिंगल मार्केट जो रहती है यूरोपियन सिंगल मार्केट, उसमें आपको जो 27 मेंबर स्टेट जो देखने को मिलेंगे यूरोपियन यूनियन के। इसके साथ साथ जो है इसमें आपको जो है जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड जो रहता है, ये जो थ्रू दी एग्रीमेंट ऑफ यूरोपियन इकोनॉमी एरिया एज वेल एज स्विट्जरलैंड थ्रू बायलैटरल ट्रीटीज के साथ आपको जो है यूरोपियन सिंगल मार्केट जो पार्ट जो देखने को मिलेंगे। और ये जो सिंगल मार्केट है, ये 6 कटी टू गारंटी दी फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, कैपिटल, सर्विसेज एंड पीपल, नॉन कलेक्टिवली एज दी 4 फ्रीडम्स। और देखिए इस तरह से क्वेश्चन जो है यूपीएससी कई बार पूछ लेती है कि 4 फ्रीडम्स जो है यूरोपियन यूनियन कंटेक्स्ट में किस किस को बोला जाता है। तो जो फ्री मूवमेंट जो होती है गुड, सर्विस, पीपल एंड कैपिटल की, दैट आर दी कलेक्टिवली नोन एज दी 4 फ्रीडम्स। इसके बाद बहुत सी कंट्रीज को जो है कुछ एक सेक्टर्स में, कुछ एक स्पेसिफिक गुड्स में जो है यूरोपियन यूनियन जो है सिंगल मार्केट का जो एक्सेस प्रोवाइड करती है सिलेक्टेड सेक्टर्स में, जिसमें आपको अल्बेनिया देखने को मिलेगा, बोस्निया, हर्जेगोविना, कोसोवो, मोंटेगिरो, नॉर्थ मैसेडोनिया एंड सर्बिया। और इन एडिशन अगर हम बात करें तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रहती है डीप एंड कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो डीप एंड कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है यू की जो है रहती है पोस्ट सोवियत कंट्रीज के साथ, जिसमें जॉर्जिया, मोल्डोवो और यूक्रेन शामिल है। तो ईयू की जो डीप एंड कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है, ये हमें देखने को मिलती है जॉर्जिया, मोल्डोवा एंड यूक्रेन के साथ। और बाइलेटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ट्रेडी जो है ईयू और इंडिया के बीच में है। और कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ईयू और चाइना के बीच में। इस तरह के क्वेश्चन जो है यूपीएससी प्रीलिम्स में आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और देखिए टर्की का भी जो एक जो है एसएस रहता है टू द फ्री मूवमेंट ऑफ सम गुड्स बाय इट्स मेंबरशिप इन द यूरोपियन यूनियन। टर्की की जो कस्टम यूनियन है उसकी मेंबरशिप जो आपको यूरोपियन यूनियन में देखने को मिलेगी। तो इस तरह से कुछ जो असेस रहता है फ्री मूवमेंट ऑफ सम गुड्स का, ये जो है टर्की को इसमें मिल जाता है। और यूरोपियन यूनियन कस्टम यूनियन की अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे जो 27 मेंबर स्टेट्स रहते हैं यूरोपियन यूनियन के, उनको कंसिडर करती है। इसके साथ इसमें आपको मोनाको देखने को मिलेगा और कुछ डिटैच्ड टेरिटरीज रहती है ईयू मेंबर्स की, जैसे इनके डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन इनकी टेरिटरीज हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। इन एडिशन टू द यूरोपियन यूनियन कस्टम यूनियन, जो ईयू जो रहती है ये कस्टम यूनियन इसकी जो एंडोरा, सैन मेरिनो, टर्की के साथ रहती है। इसमें एक्सप्रेशन रहती है, एक्सेप्शन रहती है सर्टेन गुड्स की थ्रू सेपरेट बायलैटरल एग्रीमेंट्स। अब देखिए नेक्स्ट आपने स्क्रीन सामने जो मॉनेटरी यूनियन देख रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मॉनेटरी यूनियन जो है इस्टेब्लिश हुई थी 1999, जो कि फुली फोर्स हो गई है 2002 में। और इसमें आपको जो है 19 ईयू मेंबर स्टेट्स जो है देखने को मिलेंगे जो कि यूरो करेंसी का जो है यूज करते हैं। तो मॉनेटरी यूनियन मतलब क्या है कि ये जो है यूरो करेंसी का जो है इसमें जो है यूज करते हैं, और इनको कंबाइंडली हम जो है यूरो जोन जो है बोल देते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज ऐसी हैं जो कि यूरो एज अ करेंसी का यूज करती हैं। लेकिन आप सबसे पहले देख लीजिए कि 19 मेंबर्स कौन है मॉनेटरी यूनियन के जिनको यूरो जोन में डाला गया है, जहां पर यूरो जो है ये करेंसी यूज करते हैं। इसमें सारे के सारे जो ईयू है उससे जो 27 मेंबर्स उससे 8 मेंबर्स आपने बाहर निकालना है, जिसमें बुल्गारिया, रोमानिया एंड हंगरी, पोलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, क्रोएशिया एंड क्रेजी रिपब्लिक। ये जो 8 मेंबर्स हैं इनको आपने जो 27 से निकाल देना और आपको पास 19 मेंबर्स की जो मॉनेटरी यूनियन जो मिलेगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखना, रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी, पोलैंड, डेनमार्क, क्रोएशिया और क्रेजी रिपब्लिक जो है आपकी जो है मॉनेटरी यूनियन में नहीं रहेंगे। उसके अलावा जो भी 19 मेंबर स्टेट्स हैं यूरोपियन यूनियन की, ये जो आपको जो है मॉनेटरी यूनियन में जो देखने को मिलेंगे।
इसमें आपने एक खास बात ये ध्यान रखनी है कि जितनी भी यूरोपियन यूनियन की जो स्टेट्स हैं 26, ये बोलती हैं कि ये ऑब्लाइग्ड है कि ये जो है यूरो जोन को जो है ज्वाइन कर लेंगी जब ये क्राइटेरिया को मीट करेंगी। अभी कोई इसमें फिक्स डेट नहीं है कि कभी ज्वाइन करेंगी, लेकिन डेनमार्क इसमें एक्सेप्शन है। डेनमार्क जो है कभी भी जो यूरो जोन को जो ज्वाइन नहीं करेगा। और डेनमार्क में ये करेंसी यूज करते हैं क्रोन, किया हुआ नहीं क्रोन, डेनमार्क क्रोन। अब इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये रहता है, एंडोरा हो गया, मोनाको हो गया, सैन मरीनो हो गया, वेटिकन सिटी होगी, ये जो 4 जो कंट्रीज हैं, ये फॉर्मल एग्रीमेंट्स जो रहती है इनकी ईयू के साथ, इसके तहत जो है ये जो है यूरो जो है अपनी करेंसी जो यूज करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखना, एंडोरा, सैन मरीनो, वेटिकन सिटी और मोनाको में जो है यूरो एज अ करेंसी जो है यूज की जाती है। उसके साथ साथ कोसोवो और मोंटेनेग्रो में जो है आपको जो है ध्यान रखना, इन्होंने यूनिलेटरली जो है यूरो को जो है यूरो एज अ करेंसी अडॉप्ट की हुई है, लेकिन ये किसी प्रकार से यूरो जोन का जो है पार्ट नहीं है। और ये जो 2 कंट्री है कोसोवो और मोंटेनेग्रो, इनकी किसी प्रकार की रिप्रेजेंटेशन जो है यूरोपियन सेंट्रल बैंक में जो है हमें देखने को नहीं मिलती है। तो हमारा फोकस देखिए अगेन बन जाता है यूरोपियन यूनियन के ऊपर। तो देखिए जो यूरो जोन के मेंबर्स हैं उनको हम इसमें जो डिस्कस करेंगे, और जो नहीं है उनको दोबारा से मैं आपको रिमाइंड कराने की कोशिश करूंगा। आपने सिंपली ये ध्यान रखना कि रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी, क्रोएटिया, किर्गिज रिपब्लिक, डेनमार्क एंड पोलैंड, ये जो कंट्रीज हैं 8 कंट्रीज, ये मेंबर नहीं है यूरो जोन की। बाकी जो आपको देखने को मिलेंगी, आयरलैंड हो गया, पोर्टुगाल हो गया, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, बेल्जियम हो गया, नीदरलैंड्स हो गया, डेनमार्क, आपने ध्यान रखना ये यूरो जोन का जो है पार्ट जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर डेनमार्क के ऊपर अगर आप स्वीडन को देखें तो स्वीडन भी जो आपको जो है यूरो जोन का पार्ट जो देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्वे यूरोपियन यूनियन का ही मेंबर नहीं है। फिनलैंड आपको यूरो जोन में देखने को मिलेगा। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया हो गया। पोलैंड आपको अगेन यूरो जोन में देखने को नहीं मिलेगा। फिर आप रोमानिया, बुल्गारिया अगेन आपको जो है यूरो जोन में जो है देखने को नहीं मिलेंगे, ये यूरो को करेंसी को यूज नहीं करेंगे। फिर साइप्रस हो गया, माल्टा हो गया, ये आपको जो है यूरो जोन में देखने को मिलेंगे। क्रोएटिया अगेन आपको यूरो जोन में देखने को नहीं मिलेगा। स्लोवेकिया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी हो गए, इटली हो गए, ये यूरो जोन में देखने को मिलेंगे। केज रिपब्लिक भी जो है यूरो जोन का जो है पार्ट नहीं है। इसके साथ साथ जो और कंट्रीज हैं जो कि आपकी जो है यूरो को एज अ करेंसी यूज करेंगे, उसमें एंडोरा आ जाएगा। एंडोरा एक कंट्री रहती है स्पेन और फ्रांस के बीच में। उसके बाद लिटेंस आई मेक अ पार्टन। उसके बाद जो है 2 कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी इटली में, एक जो है रोम के पास रहेगी, वेटिकन सिटी। और इस तरह से आप रोम के पास अगर जूम करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी वेटिकन सिटी। उसका सैन मेरिनो, मोनाको हो गया जो कि फ्रांस के कोस्टल एरिया में आपको मोनाको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जिन्होंने यूनिलेटरी अडॉप्ट किया हुआ है यूरो एज देयर करेंसी, उसमें आपको देखने को मिलेगा कोसोवो और मोंटेनेग्रो। इनके द्वारा जो है यूनिलेटरली जो है इन्होंने जो है यूरो को जो अपनी करेंसी के रूप में जो अडॉप्ट किया। तो अगेन आपके रिवीजन के लिए दोबारा से हम डिस्कस करते हैं। आप ध्यान रखना जो ईयू है उसमें से आप ध्यान रखना कि जो रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी, डेनमार्क, स्वीडन, क्रोएटिया और क्रेज रिपब्लिक, ये आपको जो है यूरो जोन में देखने को नहीं मिलेंगे। ये यूरो को जो एज अ करेंसी यूज नहीं करेंगे। बाकी जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, आयरलैंड है, पोर्तुगाल है, स्पेन है, फ्रांस है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, लग्जमबर्ग है, जर्मनी है, फिनलैंड है, इस्टोनिया है, लाटविया, लिथुआनिया है, स्लोवेकिया है, ऑस्ट्रिया है, स्लोवेनिया है, ग्रीस है, साइप्रस है, माल्टा है, ये जो आपको जो है यूरो जोन में देखने को मिलेंगे। ये यूरो एज अ करेंसी यूज करेंगे। इसके साथ एंडोरा हो गया, मोनाको हो गया, वेटिकन सिटी हो गया, सैन मेरिनो हो गया, ये जो फॉर्मल एग्रीमेंट्स के तहत जो है यूज करते हैं यूरो एज देयर करेंसी, और यूरोपियन सेंट्रल बैंक में इनकी रिप्रेजेंटेशन रहती है। जबकि जो मोंटेग्रो है और कोसोवो है, इन्होंने जो यूनिलिटरली ही यूरो को जो एज देयर करेंसी अडॉप्ट कर लिया है। इनकी किसी प्रकार की यूरोपियन सेंट्रल बैंक में जो है रिप्रेजेंटेशन जो है हमें देखने को नहीं मिलती है। तो ध्यान रखना 8 मेंबर्स जो यूरो एज देयर करेंसी यूज नहीं करते हैं, उनमें इंपॉर्टेंट रहता है डेनमार्क, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, क्रोएटिया एंड लास्ट वन इज स्वीडन। तो ये जो कंट्रीज हैं ये जो है यूरो को एज देयर करेंसी यूज नहीं करती हैं। और इसके एडिशन में आप देख रहे हैं एंडोरा, मोनाको, सैन मेरिनो, वेटिकन सिटी होगी, उसके साथ मोंटेगिरो और कोसोवो जो है यूरो एज देयर करेंसी जो है यूज करेंगे। स्विट्जरलैंड भी जो है यूरो एज देयर करेंसी यूज नहीं करता है। और स्विट्जरलैंड की करेंसी आपको देखने को मिलेगी स्विस फ्रैंक। अब देखिए ये जो यूरोपियन काउंसिल है या जो 7 प्रिंसिपल इनके जो ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर है, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आपको जो हल्का सा आइडिया होना चाहिए ताकि इंटरनेशनल रिलेशन को आप सही ढंग से समझ सके।
तो देखिए जो यूरोपियन काउंसिल जो होती है वो जो है पॉलिटिकल डायरेक्शन जो ईयू को जो देती है, और ये कन्वेंस करती है, ये जो एटलीस्ट जो है साल के जो 4 बार जो है कन्वेन होती है, इसकी मीटिंग्स होती है, और ये कंप्राइज करती है प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल। करंटली आपको जो है चार्ल्स माइकल जो है देखने को मिलेंगे प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन इसमें आपको देखने को मिलेंगे, और वन रिप्रेजेंटेटिव जो है पर मेंबर स्टेट जो आपको जो इसमें जो देखने को मिलेगा। आइदर ये जो हेड ऑफ द स्टेट रहेगा और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये आपको देखने को मिलेंगे। और इसको जो डिस्क्राइब किया जाता है सम के द्वारा एज ए यूनियन सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी। उसके बाद अगर हम यूरोपियन कमीशन की अगर बात करें, देखिए यूरोपियन काउंसिल यूरोपियन कमीशन के जो हेडक्वार्टर आपको ब्रुसेल्स में देखने को मिलेंगे। तो ये जो यूरोपियन कमीशन है ये एक करता है बहुत एज एग्जीक्यूटिव आर्म, रिस्पॉन्सिबल रहता है, ये डे टू डे जो रनिंग रहती है यूरोपियन यूनियन की, उसके लिए यूरोपियन कमीशन जो रिस्पॉन्सिबल रहता है। और ये ऑल्सो जो है लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव भी रहता है विद सोल पावर टू पर्पज लॉ फॉर डिबेट। तो किसी भी लॉ को डिबेट के लिए पर्पज करने के लिए जो मेन जो पावर है वो जो यूरोपियन कमीशन के पास हमें देखने को मिलती है, और डे टू डे जो भी एग्जीक्यूटिव जो फंक्शन होते हैं ये उसको जो करते हैं। और प्रेसिडेंट जो यूरोपियन कमीशन के इन प्रेजेंट जो है उर्सुला वॉन डेर लेन हमें देखने को मिलती है। और कमीशन जो है गार्डियन रहता है ऑफ द ट्रीटीज, और रिस्पॉन्सिबल रहता है फॉर द एफिशिएंट ऑपरेशन एंड पॉलिसिंग। और ये ऑपरेट्स करता है एज अ डी फैक्टो एज अ कैबिनेट गवर्नमेंट विद 27 इसमें कमिश्नर्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि डिफरेंट एरियाज ऑफ पॉलिसी में वर्क करते हैं, और वन फ्रॉम ईच मेंबर स्टेट जो है आपको जो कमिश्नर देखने को मिलेगा। यानी कि जो भी 27 मेंबर्स है वो एक एक कमिश्नर जो है अपने यहाँ से जो इसमें जो भेजते हैं। थर्ड कमिश्नर्स आर बाउंड टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द ईयू एज अ होल रेदर देन देयर होम स्टेट। और ये जो कमिश्नर्स होते हैं ये बाउंड रहते हैं कि पूरे ईयू के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करे रेदर देन उनकी होल कंट्री के इंटरेस्ट को। नेक्स्ट है इसकी काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो देखिए काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन जो है इसको जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी बोला जाता है। इसमें जो है जो भी गवर्नमेंट मिनिस्टर्स रहते हैं फ्रॉम ईच मेंबर स्टेट वो जो है इसमें रहते हैं, और ये मीट्स करते हैं डिफरेंट कंपोजिशन के ऊपर डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिसी एरिया बीइंग एड्रेस्ड। और इसके डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ये जो है इट इज कंसिडर्ड टू बी अ सिंगल बॉडी। इसकी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन रहती है, अलग अलग मिनिस्टर्स अलग टाइम में मिलते हैं, लेकिन फिर भी इसको सिंगल बॉडी में माना जाता है। और इसके लेजिस्लेटिव फंक्शन के साथ साथ ये जो है एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी एक्सरसाइज करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो रहता है काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन का, ये इसकी जो है ये रहता है इन रिलेशन टू इट्स एग्जीक्यूटिव फंक्शन इन रिलेशन टू इट्स कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। आपको बताना चाहिए कि ईयू जो है अपनी कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी भी जो है मेंटेन करके रखती है पूरे वर्ल्ड के साथ। नेक्स्ट है आपकी यूरोपियन पार्लियामेंट। तो जिस तरह से देखिए हमारी कंट्री में पार्लियामेंट होती है, अलग अलग कंट्रीज में अपनी पार्लियामेंट होती है, उसी तरह से इनकी जो है 705 मेंबर्स की एक जो है इनकी जो यूरोपियन पार्लियामेंट जो हमें देखने को मिलती है, जिसके लिए देखिए डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं थ्रू आउट द ईयू। तो ईयू के देखिए जो 27 मेंबर कंट्रीज हैं उनमें डायरेक्ट इलेक्शन रहेंगे, और डायरेक्ट जो है ईयू के जो सिटीजन होंगे एवरी 5 ईयर्स के लिए जो है ऑन दी बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है ईयू पार्लियामेंट को जो है चुनते हैं। तो ईयू पार्लियामेंट जो वन ऑफ द 3 लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन है ईयू की, जो कि टुगेदर विद द काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन जो टास्क रहती है विद अमेंडिंग एंड अप्रूविंग द कमीशन प्रपोजल। और मेंबर जो रहते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट के, ये इलेक्टेड होते हैं ऑन नेशनल बेसिस, और ये जो सीट करते हैं अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल ग्रुप्स रहते हैं नेशनलिटी। और हर एक कंट्री के जो है सेट ऑफ नंबर ऑफ सीट्स रहती है जो कि डिवाइड होते हैं सब नेशनल कंस्टिट्यूएंसी, वेयर ये जो है इफेक्ट नहीं करती है प्रोपोर्शनल नेचर ऑफ द वोटिंग सिस्टम। थोड़े से और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपने ध्यान में रखने हैं, जो कॉम्पिटेंस जो रहती है स्क्रूटिनाइज करने की और अमेंडिंग करने की लेजिस्लेशन की, ये सेट रहती है बिटवीन द काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन एंड यूरोपियन पार्लियामेंट। और जो एग्जीक्यूटिव जो टास्क होते हैं ये परफॉर्म किए जाते हैं बाय द यूरोपियन कमीशन एंड लिमिटेड कैपेसिटी बाय द यूरोपियन काउंसिल। और इसको जो आपने जो है कंफ्यूज नहीं करना है बाय द काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन। और जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो कि आपको जो है फ्रैंकफर्ट जो जर्मनी में आपको देखने को मिलेगा, इसका मेन काम होता है कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी जो है यूरोजोन की जो बनाते हैं। तो ध्यान रखना आपने, जो मॉनेटरी पॉलिसी जो रहती है यूरोजोन की, इसको डिटरमिन करता है यूरोपियन सेंट्रल बैंक, मेन काम इसका रहता है। और फ्रैंकफर्ट जर्मनी इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे। और जो भी इंटरप्रिटेशन रहती है और एप्लीकेशन रहती है यू लॉज की और ट्रीटीज की, ये इंश्योर की जाती है बाय द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन। और ईयू का जो बजट होता है उसको सिक्योनाइज किया जाता है बाय द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स। और नंबर ऑफ एंसिलरी बॉडीज भी रहती हैं जो कि एडवाइज करती है यूरोपियन यूनियन को टू ऑपरेट इन स्पेसिफिक एरिया। अब देखिए कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन जो काफी इंपॉर्टेंट जो बॉडी रहती है। तो कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन देखिए काफी इंपॉर्टेंट बॉडी रहती है। इसके जो हेडक्वार्टर आपको लग्जमबर्ग सिटी जो लग्जमबर्ग कैपिटल वहां पर देखने को आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जुडिशियल ब्रांच जो रहती है यूए की, इसको फॉर्मली कॉल किया जाता है कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन। अब इसमें देखिए दो कोर्ट ये कंसिस्ट करती है, कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड जनरल कोर्ट। तो जो कोर्ट ऑफ जस्टिस रहेंगी इसमें जनरली जो है केसेस जो रहेंगे वो मेंबर स्टेट्स के द्वारा इनिशिएट किए जाते हैं, और जो इंस्टीट्यूशन रहते हैं। और केस रेफर्ड टू बाय द कोर्ट ऑफ मेंबर कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज के कोर्ट के द्वारा भी इसमें जो केस को जो है ट्रांसफर किया जाता है। बिकॉज ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ द डायरेक्ट इफेक्ट एंड सुप्रीमेसी, मैनी जजमेंट जो रहती है कोर्ट ऑफ जस्टिस की ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाती है विद इन इंटरनल लीगल ऑर्डर्स ऑफ द मेंबर स्टेट्स। तो जो भी इंटरनल लीगल ऑर्डर रहता है मेंबर स्टेट का, जो भी कोर्ट होते हैं मेंबर स्टेट्स के, वहां पर कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन जो रहती है कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसकी जो जजमेंट्स है वो एप्लीकेबल होती हैं। और जनरल कोर्ट्स में देखिए कोई भी इंडिविजुअल है या कोई भी कंपनी है अपने केस को जो है यू कोर्ट में जो ला सकती है।
एंड यूरोपियन यूनियन जो सिविल सर्विस ट्रिब्यूनल जो रहती है, और इसके साथ एक जो है यूरोपियन यूनियन सिविल सर्विस ट्रिब्यूनल रहती है, जो कि एडजुडिकेट होती है डिस्प्यूट्स बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड सिविल सर्विसेज। डिसीजन जो रहते हैं जनरल कोर्ट्स के, ये अपील हो सकते हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस, बट ऑन योर पॉइंट ऑफ लॉ जो है इसमें जो है देखा जाता है। देखिए मेंस पर्सपेक्टिव से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रहता है इंडिया और ईयू के पर्सपेक्टिव में, वो रहता है फ्री ट्रेड नेगोशिएशन जो है इंडिया और ईयू के बीच में चली हुई। देखिए ट्रेड तो देखिए इंडिया जो है लगभग पूरे वर्ल्ड के साथ करता है, तो ईयू के साथ भी नेचुरली जो है ट्रेड करता है, और इंडिया जो ईयू के साथ ट्रेड करता है वो काफी ज्यादा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू चाइना, क्योंकि 27 कंट्रीज है, तो नेचुरली ट्रेड जो है वॉल्यूम के हिसाब से जो सबसे ज्यादा ट्रेड जो है इंडिया जो ईयू के साथ करता है। तो अगर फ्री ट्रेड नेगोशिएशन की बात करें, तो इंडिया और ईयू ने रिसेंटली जो है फ्री ट्रेड नेगोशिएशन को दोबारा से लॉन्च कर दिया है, और बीटीआई जो टर्म रहती है बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, ये आपने मेमोराइज कर लेनी है। इट इज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन बिटवीन इंडिया एंड ईयू। इसको जो है 2007 में जो है लॉन्च किया गया था बीटीआईओ को, बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स को, और इसमें देखिए प्रपोज किया गया है कि इसमें ट्रेड इन गुड सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट जो है कवर किया जाएगा। लेकिन टॉक्स जो रहती है वो 2013 में जो है सस्पेंड कर दी गई थी, क्योंकि डिफरेंसेस था, जो मेन जो डिफरेंसेस था वो था मार्केट असेस जो इश्यूज था, और टैरिफ्स जो इंडिया के द्वारा लगाए जा रहे थे ऑन प्रोडक्ट्स लाइक वाइन, डेयरी एंड ऑटो मोटिव पार्ट जो रहते हैं, उनके ऊपर जो टैक्स जो इंडिया के द्वारा लगाए जाते थे, उसके ऊपर जो है ईयू और इंडिया के बीच में कंसेंसस नहीं मिला, और इंडिया का जो है आपत्ति थी वो थी ईयू का जो रेस्ट्रिक्शंस आता था ओवर दी वीजाज फॉर इंडियन प्रोफेशनल्स। इन एडिशन इसके साथ जो मोदी गवर्नमेंट का डिसीजन था 2015 में कि जो भी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज है उनको जो है स्क्रैप किया जाए, जिससे जो है न्यू ईयू इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो एक हर्डल पैदा हो गया इंडिया में। और ईयू जो है इंडिया का जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इन गुड्स 1920 में, अहेड ऑफ चाइना एंड यूएस, और टोटल ट्रेड जो है ईयू के साथ हमारा 1920 में जो $19 बिलियन का जो ट्रेड रहा, तो अपने आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए जो है ये संगठन ईयू जो है रहता है। सेकंड जो रहता है कनेक्टिविटी पार्टनरशिप, तो रिसेंटली जो है इंडिया ईयू जो समिट हुई, उसमें हमने जो कनेक्टिविटी पार्टनरशिप जो है ईयू के साथ जो की हुई है, तो एम्बिशियस और कॉम्प्रिहेंसिव जो है कनेक्टिविटी पार्टनरशिप जो हमने इंडिया के साथ ईयू के साथ जो कर ली है इंडिया ने, जो कि फोकस करेंगे ऑन इनहेंसिंग डिजिटल एनर्जी ट्रांसपोर्ट एंड पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी। और ये जो बेस्ड रहती है ऑन दी शेयर्ड प्रिंसिपल ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड फिजिकल क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड कमिटमेंट्स। और इससे जो है प्राइवेट एंड पब्लिक फाइनेंसेस जो है कनेक्टिव प्रोजेक्ट्स में जो है आपकी जो है कैटलाइज होगी, और ये फर्दर जो है न्यू सिनर्जीज को जो है फोस्टर करेगी इन दी कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स इन दी थर्ड कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडो पैसिफिक। और ऑल्सो जो है कॉन्ट्रैक्ट जो इंडिया ने जो साइन किया फॉर सेकंड जो ट्रांचे रहता है लोन का ऑफ $150 मिलियन फॉर दी फ्रॉम दी ईयू फॉर पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। तो पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए जो फाइनेंसिंग जो ईयू से जो है हमें मिल रही है, जिसमें $150 मिलियन की जो सेकंड जो किस्त रहेगी इसकी, वो जो जल्दी ही आ जाएगी। क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो है इंडिया और ईयू जो है कोलैबोरेट करते हैं, और दोनों जो है अपनी जो कमिटमेंट रहती है टुवर्ड्स द पेरिस एग्रीमेंट उसको जो दोबारा से दोहराया, और इंडिया ने वेलकम किया हुआ है ईयू का डिसीजन टू ज्वाइन दी कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दी कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसके हेडक्वार्टर्स आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेंगे, और सो फार इसमें जो 29 मेंबर जो हमें जो देखने को मिलते हैं, और ये एस्टेब्लिश की गई थी बाय अवर ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी इनिशिएटिव एट दी 2019 यूएन क्लाइमेट जो एक्शन समिट जो हुई थी 2019 यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट, वहां पर जो है पीएम मोदी जी के द्वारा जो इसको जो लॉन्च किया गया था। सो फार इसमें जो 29 कंट्रीज ने इसको जो ज्वाइन कर लिया है। टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी जो है इंडिया और ईयू जो है कोलैबोरेट करते हैं, तो जो रिसेंट समिट हुई इसमें दोनों जो है एग्री किया हुआ है कि इनहेंस करेंगे बायलैटरल कोऑपरेशन ऑन डिजिटल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सच एज 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, quantum and high performance computing, including through the early operationalization of the joint task force on AI and digital investment forum। और देखिए आपने एक जो है D10 कंट्रीज के बारे में सुना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। D10 कंट्रीज में आपको जो है G7 जो कंट्रीज हैं, यूके, यूएस, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, उसके साथ साथ 3 कंट्रीज आ जाती है इसमें, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड साउथ कोरिया। और इन 10 कंट्रीज को मिला के D10 जो है कंट्रीज बनती है, जो कि 5G टेक्नोलॉजी में जो कोलैबोरेट कर रही है। और देखिए इस जो समिट है इसमें जो है इन्होंने फर्दर जो है इच्छा रखी कि हम स्ट्रेंथन करेंगे इंडिया ईयू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बेस्ड ऑन दी शेयर्ड कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी, फंडामेंटल फ्रीडम्स, रूल ऑफ लॉ एंड मल्टीलेटरिज्म। और इंडिया ने अप्रिशिएटेड किया प्रॉम्प्ट असिस्टेंस जो रहती है प्रोवाइड ईयू एंड इट्स मेंबर स्टेट टू कॉम्बैट द सेकंड वेव ऑफ कोविड-19। तो कोविड-19 जो सेकंड वेव जो इंडिया में चली हुई है उससे रिलेटेड जो है ईयू ने जो एड की हुई है इंडिया की इसको टैकल करने के लिए। और देखिए इंडिया ने ऑल्सो रिक्वेस्ट किया है यूज को कि वो सपोर्ट करें जो उनका ज्वाइंट प्रपोजल था इंडिया का साउथ अफ्रीका के साथ, एक वेवियर प्राप्त करने में, छूट प्राप्त करने में, जो ट्रिप्स जो रहती है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वेवियर जो रहता है वैक्सीन प्रोडक्शन में रिलेटेड टू द पेटेंट्स इन डब्ल्यूटीओ। और रिसेंटली जो है यूएसए ने जो है सपोर्ट किया हुआ है ये जो प्रपोजल रहता है हमारा पेटेंट वेवियर का, लेकिन सो फार इंडिया जो फेल्ड हुआ टू सेक्योर द सपोर्ट ऑफ द यूरोपियन लीडर्स। देखिए इंडिया की जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है ना, जो वो जो है इंडिया के हर एक वर्क से जो है जाहिर होती है। देखिए इंडिया ने देखिए जो भारत बायोटेक है उसने आईसीएमआर के साथ देखिए हमने खुद अपनी कोवैक्सीन जो है डेवलप कर ली थी,
और कोवैक्सीन की एफिकेसी जो है आप सभी को पता ही है, 80% के आसपास इसकी भी एफिकेसी रहती है, 80 to 90%। लेकिन फिर भी इंडिया जो है एक ऐसी कंट्री है, उसने फिर भी जो है एक पेटेंट वेवियर की जो है मांग रखी, क्योंकि इंडिया जो है जो भी डेवलपिंग कंट्रीज की जो प्रॉब्लम्स है उसको जो इंडिया समझता है, और जो सॉफ्ट पावर स्टैंस जो रहता है इंडिया का वो लगातार जो रहता है, और इंडिया जो एक हेल्पिंग कंट्री है, इसलिए मैं समझता हूँ कि हर छठा जो नागरिक है इंडिया का वो जो है इंडियन है। उसके साथ इंडिया ने देखिए सपोर्ट किया हुआ है कि जो पूरी की पूरी जो अफ्रीकन यूनियन है, यानी कि पूरा पूरा जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसकी जो है यूएन में एक जो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। देखिए यूएन से रिलेटेड मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा, उसमें यूएन में रिफॉर्म्स की क्यों जरूरत है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए यूएन में सबसे बड़ी रिफॉर्म्स की जरूरत यह है कि कुछ जो कॉन्टिनेंट्स है उनकी ओवर रिप्रेजेंटेशन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, जैसे आप फ्रांस देख लीजिए, यूके देख लीजिए, यूरोप से हैं और दोनों जो परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। लेकिन कुछ कॉन्टिनेंट्स ऐसे हैं, जैसे अफ्रीका हो गया, वहां से कोई भी कंट्री जो है परमानेंट मेंबर जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नहीं है। साउथ अमेरिका हो गया, वहां से भी कोई भी कंट्री जो है परमानेंट मेंबर जो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारी रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। यूएन का अभी तक अपनी कोई भी पीस कीपिंग फोर्स जो अपनी नहीं है, वो मेंबर कंट्रीज की पीस कीपिंग फोर्स के ऊपर लाई करते हैं, अपना कोई बस्ट नहीं होता है मेंबर कंट्रीज के बस्ट के ऊपर ये लाई करते हैं। तो इस तरह से यूनाइटेड नेशन के ऊपर जो है मैं जल्दी आपके लिए जो वीडियो लेके आऊंगा। तो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियोस। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।